तो स्वागत है गाइज आपका आज के एपिसोड के अंदर। जैसे कि गाइज आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि काफी सारे बड़े बड़े एलाइट्स लू फेंग से मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन लू फेंग ने उन सभी लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। उसका जो सर्वेंट होता है मुयू क्योंग, उसे स्टार्टिंग में ये सारी चीजें थोड़ी सी अजीब लगती है, बट एट एंड वो सोचता है कि वो अपने मास्टर के इस एटीट्यूड से यूज्ड हो जाएगा कुछ टाइम के अंदर। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को लू फेंग का होम प्लेनेट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे लू फेंग और जूजिन दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जो जूजिन थी उसने थोड़े से शॉर्ट कपड़े पहन के रखे थे, वही जो लू फेंग था उसने भी थोड़ा सा बीच टाइप का आउटफिट पहन के रखा था। ये लोग आराम से बैठ के दारू पी रहे थे, कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर घूम रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जूजिन लू फेंग से कहती है कि तुम्हारा जो छोटा वाला बेटा है लो है वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, बट स्टिल उसके बाद भी उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर ज्यादा कोई फर्क नहीं आया। लो है जो था वो थोड़ा सा मेहनती था एंड लू फेंग पता लगा सकता था कि वो एक केव के जायंट ब्लैक होल के अंदर बैठ के अपना कॉम्प्रहेंशन कर रहा है। उसके जो दोनों बेटे थे उनके दोनों बेटों के पाथ पूरी तरीके से अलग अलग थे। जो लू फेंग था उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर, बट जो लू है था वो थोड़ा सा अलग था, उसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन उसके बाद भी उसको थोड़ा सा वीक था, यानी कि वो लू फेंग जितना जीनियस नहीं था। एंड ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि वो लू फेंग का बेटा होने के बाद भी जीनियस क्यों नहीं है, बट वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग था। इसके बाद जो जूजिन होती है वो लू फेंग से कहती है कि वो बस एक यूनिवर्स मास्टर है एंड अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि उसके पीछे है एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है एंड वो उससे ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं। तुम जो कि ऑलरेडी हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तुमसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। इवन अगर वो अपना ब्रेक थ्रू कर भी लेता है तो इन सब चीज़ों से क्या ही बदलने वाला है। मुझे कभी कभी फील होता है कि उसकी ये सारी की सारी मेहनत पूरी तरीके से बेकार है। वो नॉर्मली भी हम लोगों के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकता है। वही जो लू फेंग ये सारी चीज़ें सुनता है तो वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है, यानी कि जूजिन की तरफ देखते हुए वो कहता है क्या तुम्हें कभी मेरे लिए थोड़ी सी दया नहीं आती? मैं इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी दूसरे यूनिवर्स के अंदर जा जाके अपनी घिसता रहता हूँ ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल बनूं। वही जब जूजिन इस चीज को सुनती है तो उसके फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तो जूजिन थी उसे हमेशा से लू फेंग की परवाह थी एंड खास करके जब वो सेक्टर 20 क्राइसिस आए थे तब वो लू फेंग के लिए काफी ज्यादा चिंतित थी। फाइनली धीरे धीरे करके वो अभी इन सब चीजों से पूरी तरीके से यूज्ड हो चुकी थी, क्योंकि लू फेंग के लिए जिंदगी और मौत से खेलना कोई नई बात नहीं रह गई थी, उसका ये डेली का काम हो चुका था। अभी जो जूजिन होती है वो स्माइल करते हुए कहती है उले 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 क्या तुम्हें अपने बेटे से जलन हो ली है? वही जब लू फेंग इस चीज को सुनता है तो वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। ऐसे लू फेंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बारे में काफी ज्यादा सीरियस था, लेकिन स्टिल वो अपने होम टाउन के अंदर भी आके मजे किया करता था। वो अपने वाइफ को लेके अलग अलग गैलेक्सीज के अंदर जाया करता था, वो पूरे के पूरे अर्थ की सैर करता रहता था एंड इस तरीके से वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज किया करता था। डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि लू फेंग की काफी सारी बॉडीज है एंड लू फेंग एक ही टाइम के अंदर अपनी मल्टीपल बॉडीज के अंदर जी सकता है। तभी जो लू फेंग होता है उसे एक न्यूज मिलती है कि जो एंसेस्टर है उनका जो स्मॉल यूनिवर्स है वो अचानक से काफी ज्यादा तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो चुका है एंड इसकी जो बढ़ने की स्पीड है वो काफी ज्यादा है। ऐसी लू फेंग को इस चीज के बारे में पता चलता है, वो एकदम से पैनिक कर जाता है कि जब बात उसके मास्टर के ऊपर आती है यानी कि जाओ शेंकी के ऊपर, तो डेफिनेटली जो लू फेंग होता है वो इन सारी चीजों के ऊपर काफी ज्यादा सीरियसली अटेंशन पे करता है। अभी जो जूजिन होती है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या हो गया, एंसेस्टर को कुछ हुआ है क्या? लू फेंग कहता है कि उनका जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो अचानक से काफी तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। बाद जो जूजिन और लू फेंग होता है वो एक स्पेसशिप लाइक के सीक्रेट ट्रेजर के अंदर बैठते हैं और स्पेस के थ्रू डायरेक्टली ट्रैवल करते हुए मास्टर जाओ शेंकी के मिनिएचर यूनिवर्स के बाहर पहुंच जाते हैं। जब लू फेंग यहाँ पे आता है तो ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारे ट्रू गॉड्स अपीयर थे। इसी लू फेंग यहाँ पे आता है, ये सारे के सारे लू फेंग को ग्रीट करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो लू फेंग है वो यहाँ का राजा है, वो मोस्ट पावरफुल पर्सन है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का। वो सब लोग लू फेंग को अपना एंसेस्टर ही मानते थे। लू फेंग के बाद अगर वो किसी को सबसे ज्यादा बड़ा मानते थे तो वो जो टीचर ओरिजिन जिनका नाम युआनजू था। डेफिनेटली लू फेंग से पहले युआनजू को ही सबसे बड़ा माना जाता था पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर, बट क्योंकि जो लू फेंग है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो युआनजू से भी आगे बढ़ चुका है, तो अभी युआनजू से ज्यादा पावरफुल लू फेंग को माना जाता है। बट युआनजू को इन सब चीजों से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। लू फेंग अभी भी टीचर ओरिजिन की और अपनी बाकी के सारे टीचर्स की काफी ज्यादा इज्जत करता था एंड पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर सब लोग जानते थे कि लू फेंग को मास्टर जाओ शेंकी ने कल्टीवेट किया है, तो डेफिनेटली मास्टर जाओ शेंकी की भी एक अलग ही इज्जत थी यहाँ पे। लू फेंग उस बढ़ते हुए मिनिएचर यूनिवर्स की तरफ देखते हुए कहता है कि एक बार जो मास्टर जाओ शेंकी है उन्होंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया वॉइड ट्रू गॉड लेवल के अंदर, तो उन्हें रिकॉग्निशन साइकिल से गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद वो यहाँ से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो रीबर्थ है वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर होगा। यहाँ पे और भी काफी सारे बड़े बड़े हम लोग को लॉर्ड्स देखने के लिए मिल सकते थे, यानी कि यहाँ पे सिटी लॉर्ड भी पहुंच चुके थे जिनके बारे में कौन नहीं जानता, और इन्हीं लू फेंग को शिवू विंग्स दिए थे। वही यहाँ पे जेनियन और बाकी के बड़े बड़े ट्रू गॉड्स भी आ जाते हैं जो कि ह्यूमन रेस के थे। कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे होंग और ली शैन भी आ जाता है। लू फेंग अपने इन पुराने दोस्तों को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। होंग लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि एक बार सीनियर जाओ शेंकी ने ब्रेक थ्रू कर लिया तो उन्हें रिकॉग्निशन साइकिल के थ्रू गुजरना होगा। लू फेंग ने छोटी मोटी चीजें इन लोगों को ऑलरेडी बता के रखी थी, लेकिन लू फेंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बारे में सारी की सारी चीजें इन लोगों को नहीं बता सकता था। डेफिनेटली जो लू फेंग था वो भी सुप्रीम लॉस के थ्रू बंधा हुआ था एंड वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बारे में बस उन्हीं लोगों को बता सकता था जो कि ऑलरेडी रिकॉग्निशन साइकिल को क्रॉस कर चुके हो। हम लोग को लू हुआ और उसका बाप यानी कि लू होंग गाओ
और उसकी माँ गोंग जिन लैन भी देखने के लिए मिल सकती थी। लू फेंग अपने इन सारे पुराने रिश्तेदारों को देखते हुए अपनी मुंडी हिला देता है और एक स्माइल कर देता है। वही दूसरी तरफ जो मास्टर जाओ शिंकी का यूनिवर्स था वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। वो ऑलरेडी 7.2 बिलियन लाइट ईयर तक बढ़ चुका था और फाइनली वो पूरी तरीके से रुक जाता है बढ़ना। फाइनली कुछ टाइम के बाद उस मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर से एक बूढ़ा आदमी उड़ते हुए बाहर आता है एंड ये बंदा और कोई नहीं, ये मास्टर जाओ शेंकी थे। जैसे ही लू फेंग उनको देखता है तो लू फेंग सबसे पहले आगे जाता है, सबके सब पीछे खड़े थे। लू फेंग अपने टीचर को ग्रीट करता है। जो मास्टर जाओ शेंकी होते हैं वो लू फेंग से कहता है कि मैं इस प्रिमिटिव यूनिवर्स के अंदर काफी देर लंबे टाइम से हूँ, फाइनली वक्त आ चुका है कि मुझे अपने दुनिया के अंदर वापस जाना होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल गाइस आप सभी लोग को पता है कि मास्टर जाओ शेंकी यहाँ के नहीं है, वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट का है। जो लू फेंग होता है वो भी एक स्माइल कर देता है एंड वो कहता है कि मास्टर तो तैयार हो जाइए वापस से रिकॉग्निशन साइकिल को फील करने के लिए। इससे पहले वो अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर हम लोग फ्यूचर के अंदर कैसे मिलेंगे। कि एक बार जैसे ही उसके जो मास्टर है वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं और रिकॉग्नेट होता है तो उनकी जो डिवाइन बॉडी है यहाँ पे वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। उनमें भी वहाँ पे वापस से रिबर्थ लेने के बाद उनकी जो मेमोरीज है वो उनके साथ रहेगी भी या नहीं रहेगी इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। एंड वो धरती के किस कोने के अंदर पैदा होता है इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है। मास्टर जाओ शेंकी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब सही समय आएगा तो मैं डेफिनेटली तुमसे मिल जाऊंगा। वैसे भी मैं पूरी की पूरी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर एक रिकॉग्निशन एरा से ज्यादा टाइम तक रह चुका हूँ एंड यहाँ पे सबसे बड़ी जो मेरी अचीवमेंट है वो है तुम, जिसको मैंने अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया। जो नॉर्मल डिसाइपल होता है उन्हें अपने मास्टर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है सपोर्ट के लिए, बट तुम इतने ज्यादा ब्रिलियंट डिसाइपल हो कि तुमने बस मेरी छोटी मोटी असिस्टेंस से ही अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल तरीके से कल्टिवेट कर लिया। इससे आगे तुम कितना ज्यादा आगे जा पाते हो ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये डायलॉग सुनते ही जो लू फेंग होता है उसके फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने पहले भी काफी बार ये डायलॉग सुना होता है। आप लोगों को पता होगा कि मास्टर जाओ शेंकी ने कभी भी लू फेंग की डायरेक्टली मदद नहीं की, उन्होंने हमेशा लू फेंग को खुद के बलबूते के ऊपर बढ़ना सिखाया एंड खुद के बलबूते के ऊपर ही कल्टीवेट करना भी सिखाया। लाइफ के इस पॉइंट के ऊपर जब वो ऑलरेडी मास्टर जाओ शेंकी से भी आगे निकल चुका है, यानी कि अगर उनके ओरिजिन कॉन्टिनेंट वाली बॉडी की बात की जाए तो वो ऑलरेडी गॉड किंग थे, बट करंट यूनिवर्स के अंदर वो उससे ज्यादा पावरफुल। बट स्टिल उसके बाद भी मास्टर जाओ शेंकी यही कह रहा है कि उसे पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। लू फेंग कहता है कि मास्टर मैं समझता हूँ और मेरे अंदर काफी ज्यादा पेशेंस है। मास्टर जाओ शेंकी कहता है मैं अभी जा रहा हूँ रिकॉग्निशन एक्सपीरियंस करने के लिए एंड इन सब चीजों को ज्यादा दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो मास्टर जाओ शेंकी होता है वो बाकी के सारे ट्रू गॉड्स की तरफ देखता है जो कि उनसे मिलने के लिए आए थे, वो बस दूर से उनको देख के अपनी मुंडी हिला देता है। इसके बाद वो रिकॉग्निशन चैनल ऑफ किंग फेंग रिलम की तरफ आगे बढ़ जाता है। लू फेंग बस दूर खड़े हुए इनको देखता रहता है। लू फेंग मन ही मन सोचता है कि जितनी भी चीजें हो रही है वो सारी प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है। जो मास्टर है वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर रिकॉग्नेट होंगे, वो एक तरीके से वहाँ की नेटिव लाइफ फॉर्म के रूप के अंदर वहाँ पे बॉर्न होंगे। जो सिटी लॉर्ड होता है वो लू फेंग के पास आ जाता है। लू फेंग उन्हें टीचर कह के ग्रीट करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो लू फेंग था वो अपने इन 3 टीचर्स की सबसे ज्यादा इज्जत करता था, जिसके अंदर जैन यान, सिटी लॉर्ड और मास्टर जाओ शेंकी। इन्हीं तीनों के बलबूते के ऊपर लू फेंग आज इतना ज्यादा आगे जा पाया था। सिटी लॉर्ड कहते हैं लू फेंग से कि जो मास्टर जाओ शेंकी का छोटा सा यूनिवर्स है वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो चुका है। वो लू फेंग से कहता है कि वो तुम्हारे टीचर थे, क्या तुम्हें उनकी चिंता नहीं है। ये सभी लोगों को पता था कि एक बार अगर कोई रिकॉग्निशन पैसेज के अंदर जाता है तो इस चीज की गारंटी नहीं होती कि वो बंदा सक्सीड ही हो, एंड अगर वो बंदा सक्सीड नहीं होता तो उसकी जो विल होती है वो वहीं पे खत्म हो जाती है। देखा जाए तो सिटी लॉर्ड और जो हमारे मास्टर जाओ शेंकी थे इनके बीच में इतनी भी ज्यादा गहरी दोस्ती नहीं थी, बट स्टिल जो मास्टर जाओ शेंकी थे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ ह्यूमन रेस के लिए डेडिकेट की थी, तो सिटी लॉर्ड भी उनकी काफी ज्यादा इज्जत करते थे। फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि टीचर जाओ शेंकी ऑलरेडी सक्सीड हो चुके हैं अपने रिकॉग्निशन जर्नी के अंदर, जैसे ही वो मरे वैसे ही वो सक्सीड हो गए। सिटी लॉर्ड इस चीज के बारे में सुनता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू फेंग की स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बट लू फेंग इन सब चीजों के बारे में ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं बता सकता था क्योंकि वो सुप्रीम लॉज के थ्रू पूरी तरीके से बंधा हुआ था। एंड यही चीज वो सिटी लॉर्ड से भी कहता है। सिटी लॉर्ड हाँ के अंदर मुंडी हिलाते हुए कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, जब भी एक वॉरियर ट्रू गॉड लेवल का ब्रेक थ्रू करता है और वो ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस के लेवल के ऊपर पहुंचता है और रिकॉग्निशन चैनल को क्रॉस करता है, वैसे ही उसके बाद वो जो बंदा है उसके पास सारी की सारी इस यूनिवर्स के राइट आ जाता है, यानी कि फिर सुप्रीम लॉज भी उस बंदे का कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। एंड सुप्रीम लॉज को भी अभी इन सब लोगों से कोई भी दिक्कत नहीं होती, बट जो भी बंदे ट्रू गॉड लेवल के नीचे है या फिर ट्रू गॉड लेवल के ऊपर है उन लोगों के ऊपर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस है अभी भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बारे में जानने के लिए। सिटी लॉर्ड से यही कहता है कि टीचर फ्यूचर के अंदर आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी, कॉमन सी बात है, जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे जो सिटी लॉर्ड है वो भी पावरफुल होंगे और वो भी एक ना एक दिन अपना ब्रेक थ्रू करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को ओरिजिन कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग की केव के अंदर हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन अचानक से
उसका केक का दरवाजा खुल जाता है। लू फेंग बाहर आ जाता है। जैसे ही लू फेंग बाहर आता है, मुर्शा भागते हुए आता है लू फेंग से मिलने के लिए, और वही मुर्शा के पीछे उसका सर्वेंट भी था, यानी कि मोयो क्यूंग। इसके बाद एक ही कदम के अंदर जो लू फेंग होता है एक बड़ा सा माउंटेन क्रॉस कर लेता है और माउंटेन के टॉप के ऊपर जाके बैठ जाता है और मुर्शा के साथ बैठ के दारू पीने लग जाता है। मुर्शा मो क्यूंग को कल्टीवेशन के लिए भेज देता है एंड वो लू फेंग के साथ बैठा हुआ था। मुर्शा लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर कुछ हुआ है क्या, आपका मुंह इतना ज्यादा उतरा हुआ क्यों है। जो लू फेंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है। बस जो लू फेंग था उसका जो मूड था वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा था, क्योंकि जो उसके मास्टर है फाइनली रिकॉग्नाइट होने जा रहे थे एंड वो अपनी रिवेंज के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। एंड उनके मास्टर की सबसे बड़ी होप थी उनका डिसाइपल यानी कि लू फेंग। एंड लू फेंग जानता था कि फूड किंगडम कितना ही ज्यादा पावरफुल है एंड वो दिन जरूर आएगा जब लू फेंग को फूड किंगडम के सामने खड़ा होना पड़ेगा एंड ये इतना ज्यादा आसान नहीं रहने वाला। सो डेफिनेटली लू फेंग को और काफी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा ताकि वो फूड किंगडम के साथ अकेले फाइट कर सके। मुर्शा एक और बार लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि मास्टर क्या आप खुश नहीं हो। लू फेंग कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं अपने पावरफुल एनिमीज के बारे में सोच रहा हूँ। लू फेंग ये कहता है, जो मुर्शा होता है वो सोचने लग जाता है मास्टर के पावरफुल एनिमीज यानी कि वो कौन हो सकते हैं। मास्टर क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है उनको मारने के लिए। मास्टर मैं हमेशा आपके साथ हूँ, एज लॉन्ग एज आप मुझे एक ऑर्डर देते हो मैं उनको चबा के रख दूंगा। इस बात को सुनते ही जो लू फेंग होता है उसके दिल के अंदर एक अलग सा सुकून मिलता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो मुर्शा था वो लू फेंग का एक ग्रेटेस्ट ट्रम्प कार्ड था। जिस तरीके से लू फेंग था उसको कॉम्प्रहेंड करने पड़ते थे लॉस को, अपने विल को शार्पन करना पड़ता था, लेकिन वही दूसरी तरफ जो मुर्शा था उसे पावरफुल होने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता था, बस टाइम के साथ ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा पावरफुल होता रहता था। बस उसे बीच बीच में एनर्जी को ऑब्जर्व करना पड़ता था, जो कि डेफिनेटली लू फेंग डेड बॉडीज के थ्रू करवाता था। एज लॉन्ग एज जो मुर्शा है वो खाता पीता रहेगा वो पावरफुल बनता रहेगा, उसे कोई भी कॉम्प्रहेंशन करने की कोई नीड नहीं है। फेंग स्माइल करते हुए मुर्शा की तरफ देखते हुए कहता है जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी मैं डेफिनेटली तुमसे पूछूंगा, बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मुझे उन सब लोगों के साथ खुद ही डील करना चाहिए। वही जो मुर्शा होता है वो स्माइल करते हुए कहता है ठीक है मास्टर, उन लोगों को मारने के बाद उनकी जो बॉडी है वो मेरे लिए छोड़ देना। लू फेंग कहता है कि डोंट वरी, वो सब तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ने वाला हूँ। जो मुर्शा होता है उसके बाद वो लू फेंग से कहता है कि जो मो लिमिंग है उसने मो क्विंगयांग यानी कि उनका सर्वेंट के थ्रू एक मैसेज भिजवाया उन्हें कि वो लू फेंग से मिलना चाहते हैं। वही ये चीज सुनने के बाद लू फेंग थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि उसका जो सर्वेंट है उसने उसके थ्रू मैसेज भिजवाया था। लेकिन उसके बाद मुर्शा उसे बताता है कि इसके जो फादर थे यानी कि मो यूहू व्हाइट स्ट्रिप टाइगर, उनको एक अच्छी खासी जॉब मिल गई थी सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर, उनको वहाँ पे रिक्रूट कर लिया गया था। लू फेंग ये चीज सुनता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा खुश होता है कि आफ्टर ऑल ये जो ब्लैक जेड टाइगर था ये वो फर्स्ट पर्सन था जिससे लू फेंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर मिला था। इस बंदे ने आफ्टर ऑल लू फेंग की काफी ज्यादा मदद की थी एंड साथ ही जो ब्लैक जेड टाइगर है ये अपने बच्चे के लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था, इसके कारण लू फेंग इस बंदे की भी थोड़ी बहुत इज्जत करता था। चलो ठीक है, मॉली मैंग को कह दो कि मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। तभी मुर्शा कहता है ठीक है मास्टर, मैं आपके लिए तुरंत अरेंज करवाता हूँ। जो मॉली फैमिली की रेसिडेंसी थी वो भी लू फेंग की रेसिडेंसी से ज्यादा दूर नहीं थी। मॉली फैमिली तो काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है। ऐसे ही उनको पता चलता है कि लू फेंग उनसे मिलने के लिए तैयार है, तुरंत जो मॉली मैंग होता है वो डाओरोंकी के साथ तुरंत लू फेंग से मिलने के लिए आ जाता है। मॉली मैंग लू फेंग को ग्रीट करता है, वही जो डाओरोंकी होती है वो अपने घुटनों के ऊपर आ जाती है और इमीडिएटली उसके आंखों से आंसू टपकने लग जाता है। वो लू फेंग को थैंक्स कहने लग जाती है क्योंकि उसने उसके फादर का रिवेंज लिया था। लू फेंग स्माइल करता है और बाल खुजाते हुए कहता है हाँ ठीक है वो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, अभी तुम सीट के ऊपर बैठ सकते हो। तभी जो मॉली मैंग होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसका नाम मॉली मैंग है और वो डिप्यूटी है पूरी की पूरी हुआंग सिटी का। एंड जब उसने सुना कि जो लॉर्ड लू है उसने ब्लड पाइथन गिल्ड प्रेसिडेंट को मार दिया, तब से वो लू इससे मिलना चाहता था, यानी कि वो लू फेंग से मिलना चाहता था क्योंकि वो उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। जो लू फेंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है अरे ये तो छोटी सी बात थी, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। भाई ये चीज सुनते ही वो जो बंदा होता है वो थोड़ा सा शॉक होता है और फिर वो कहता है कि मे बी ये लॉर्ड लू के लिए थोड़ी सी छोटी सी बात होगी, लेकिन पूरी की पूरी सिटी लॉर्ड मेंशन और बाकी के ओरिजिन फोर्सेस के लिए ये बहुत बड़ी बात है। पूरा हुआंग सिटी इस चीज से हिला पड़ा इस वक्त। जो लू फेंग था वो ऑलरेडी इन सब चीजों को समझता था, वो जानता था कि इन सब चीजों को मैनेज करना इतना तो आसान नहीं होता। बट जो मॉली मैंग होता है वो लू फेंग से कहता है देखा जाए तो तुम हुआंग सिटी के अंदर भी पूरी तरीके से सेफ नहीं हो, क्योंकि हुआंग सिटी के अंदर भी काफी सारी ऐसी डार्क प्लेसेस है जहाँ पे इटर्नल ट्रू गॉड्स नहीं जाते। वहाँ पे जो सिटी फोर्स है उनका नेटवर्क नहीं है, अगर वहाँ पे कुछ होता है तो वो लू फेंग की मदद नहीं कर पाएंगे। लू फेंग को रिमोट प्लेसेस के अंदर या फिर डार्क फोर्सेस के बीच में जाने से पहले सोचना चाहिए। जिसके बाद जो मॉली मैंग होता है वो लू फेंग से कहता है ब्रदर लू है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले ये लू फेंग से कुछ पूछता ये डाओरोंकी को यहाँ से भेज देता है। डाओरोंकी जाने से पहले लू फेंग को सल्यूट करती है और ग्रीट करते हुए फिर यहाँ से चली जाती है। के बाद जो मॉली मैंग होता है वो लू फेंग से कहता है सिटी लॉर्ड मेंशन एक बाउंटी साइन करती है फूड नेशन ब्लड क्लाउड के खिलाफ, तो क्या आप उसे मारने के लिए तैयार हो गए। के बाद जो लू फेंग होता है वो कहता है मैंने सुना था कि जो फूड नेशन के लीडर है ब्लड क्लाउड वो ऑलरेडी सिटी लॉर्ड मेंशन के साथ पहले भी काफी बार क्लैश कर चुके हैं, इवन वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए एंटायर जो हुआंग सिटी के फॉर्मेशन है उसने उसको पूरा तरीके से हिला के रख दिया था। तो कमांडर मू लीजाओ है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है पूरी के पूरे सिटी लॉर्ड मेंशन
के अंदर इवन वो भी इस चीज के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए थे। एंड क्योंकि जो कमांडर लियो जाओ है उसने खुद अपने मुंह से कहा था कि लू फेंग उनसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अभी ये लू फेंग को इस चीज की बाउंटी देना चाहते थे। लू फेंग स्माइल करके कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं ये चीज करूँ तो डेफिनेटली इसकी जो प्राइस होगी वो काफी ज्यादा बड़ी होगी। मॉली मैंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा शॉक होता है कि इवन लू फेंग ये चीज करने के लिए भी तैयार है। उसके बाद मॉली मैंग शॉक होते हुए कहता है कि इसकी प्राइस कितनी होगी। लू फेंग कहता है क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है इस चीज का आंसर करने की। इसके बाद मॉली मैंग कहता है कि देखो जो यांग फेंग गिल्ड है उसके अंदर इस बंदे के ऊपर ऑलरेडी 5 मिलियन कॉस्मिक सैंड की बोली लगी हुई है एंड उस चीज के अलावा मैं तुम्हें 5 मिलियन कॉस्मिक सैंड और दूंगा। आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा। लू फेंग कहता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन मैं सक्सेस हूँ या ना हूँ इस चीज की मैं कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। अगर मैं फेल होता हूँ तो मैं किसी से भी कोई भी पैसे नहीं लूंगा। मॉली मैंग भी जानता था कि ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। फिर वो कहता है सिटी लॉर्ड मेंशन उस आदमी को मारने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर सही में कोई उस आदमी को मारने वाला बंदा पैदा होता है तो इवन हम उसको मारने के लिए 6 मिलियन कॉस्मिक सैंड भी दे सकते हैं। शायद से इतनी कीमत देने के बाद कोई टेरिफाइंग पर्सन आए उसे मारने के लिए। लू फेंग कहता है कि मैं ये चीज करने के लिए तैयार हूँ लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो बंदा है वो पूरी तरीके से मिस्टर इंडिया बन के बैठा है, यानी कि वो बंदा पूरी तरीके से गायब है। वो कहाँ है इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं पता। वो कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि तुम ब्लड क्लाउड को ढूंढ सको तो उसे ढूंढो। अगर तुम उसे ढूंढ देते हो तो मैं डेफिनेटली उसे मारने का एक ट्राई दे सकता हूँ। मॉली मैंग भी इस चीज के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानता था। जिसके बाद वो कहता है ऐसी बात है तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि अगर हमें उस पर्सन के बारे में कोई भी डिटेल्स मिलती है तो हम तुम्हें भेजें। इसके बाद मॉली मैंग कहता है कि बाय द वे ब्रदर लू है जो ब्लड पाइथन प्रेसिडेंट थे उन्होंने मरने से पहले ऑलरेडी काफी सारी सेवरल फोर्सेस को ये न्यूज भेज दी थी कि उन्हें मारने वाले और कोई नहीं तुम ही हो। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी भेजा था तुम्हारे पास जो ट्रेजर है उसकी कीमत ऑलरेडी 5 मिलियन कॉस्मिक सैंड के आसपास है। उसकी ट्रेजर की कीमत लगभग 1.5 मिलियन कॉस्मिक सैंड के आसपास थी। इसका मतलब लू फेंग के पास लगभग 7-8 मिलियन के आसपास का मैकेनिकल ट्रेजर है। तो बड़ी बड़ी फोर्सेस को ऑलरेडी लूहे के बारे में पता चल चुका है। तो ब्रदर लूहे आपको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए। मे बी हो सकता है कि काफी सारे टेरिफाइंग फोर्सेस और पावरफुल लोग बाहर से आपके साथ डील करने के लिए आए। लू फेंग कहता है कि तुम्हें उन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सभी लोगों को देख लूंगा। इसके बाद वो उन्हें कहता है कि अभी तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद जो मॉली मैंग होता है वो लू फेंग को ग्रीट करके यहाँ से चला जाता है। तो जाते जाते ये भी कहता है कि अगर कोई भी फोर्स लू फेंग के साथ अगर भिड़ने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली सिटी लॉर्ड मेंशन है वो लू फेंग की जितनी हो सके उतनी ज्यादा मदद करने की कोशिश करेगी। वही दूसरी तरफ जो लू फेंग था उसके मन के अंदर इन सब लोगों के लिए कोई भी डर नहीं था। उल्टा वो चाहता था कि कोई ना कोई पावरफुल पर्सन आए जो कि उसको मारने के लिए आए, कि उस बंदे को मारने के बाद लू फेंग वापस से अमीर बन सकता था। कि इन गरीबों के पास तो कुछ भी लू फेंग को नहीं मिलने वाला था। सीन शिफ्ट होता हम लोग को देखने के लिए मिलता है स्टेट ऑफ यू के अंदर हम लोग को एक छोटी सी टेरिटरी देखने के लिए मिलता है और इस टेरिटरी का नाम था युनमाओ हुन डून प्रेफेक्चर के अंदर डीप एशियन माउंटेन्स के अंदर हम लोग को एक ट्राइब देखने के लिए मिलती है जो कि जीती थी यहाँ पे। बट सडनली यहाँ पे पूरी तरीके से शांति फैल चुकी थी और हम लोग को टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेड बॉडीज देखने के लिए मिल सकती थी। चलिए यहाँ पे एक क्रिएचर था जो कि पूरी तरीके से ग्रे मिस्ट से घिरा हुआ था। बंदा ब्लड कल्टीवेशन को फॉलो करता था एंड अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए ये बंदा इन सारे ट्राइब के लोगों की बॉडी को चूस रहा था। ये सारे के सारे ट्रू गॉड्स थे तो डेफिनेटली ये लोग ज्यादा उसके काम के नहीं थे। वो कहता है कि इवन ये जो वीक ट्रू गॉड्स है ये लगभग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के तादाद के अंदर होंगे तब जाके कुछ थोड़ी मोड़ी हेल्प कर पाएंगे मेरे। कि इन लोगों को काफी ज्यादा रिसोर्सेज की नीड होती है, इन लोगों को काफी सारे एसेंस ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, लगभग लोग चॉज लेवल के बीस्ट के। गाइस ये जो बंदा ये ऑलरेडी चॉज लेवल के ऊपर है एंड मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि कोई भी पर्सन जो कि ब्लड कल्टीवेशन फॉलो करता है वो चॉज लेवल तक तो आसानी से पहुंच जाता है। चॉज लेवल के बाद आगे बढ़ने के लिए एक एक कदम रखने के लिए इन लोगों की फटके हजार हो जाती है। आगे की कल्टीवेशन वही लोग आसानी से कर पाते हैं जो कि ऑलरेडी उसको कॉम्प्रहेंड करते हुए आगे बढ़े हुए रहते हैं। ये जो बंदा होता है ये एक टैबलेट बाहर निकालता है एंड इस टैबलेट के अंदर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि डेफिनेटली हुआंग सिटी से थी। इस बंदे के जनरली जितने भी शिकार होते थे वो सारे के सारे इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर होते थे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो एंड हुआंग सिटी के अंदर इसकी सबसे बड़ी नजर होती थी। तभी उसे देखने के लिए मिलता है कि एक लोहे नाम का बंदा है जिसने की डार्क फोर्सेस के लीडर को मार दिया जो कि ब्लड पाइथन प्रेसिडेंट मू यांग था। साथ ही साथ इसके पास लगभग 2 ट्रू ट्रेजर्स है जिनकी जो कीमत है वो लगभग 6.5 मिलियन कॉस्मिक सैंड के आसपास है। जब किसी भी असिशियन मिशन की बात आए या फिर किसी के ऊपर छुपकर वार करने की बात आए तो ये जो बंदा था ये काफी ज्यादा अच्छा था। शायद ही कोई इटर्नल ट्रू गॉड इससे बच पाता था। इस बंदे को अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था क्योंकि ये जो बंदा था ये ऑलरेडी काफी सारी चॉटिक स्टेट्स के अंदर ट्रैवल कर चुका था और इसके पास काफी बड़ा फाइटिंग एक्सपीरियंस था। क्योंकि लू फेंग इसे एक चमकता हुआ सितारा देखने के लिए मिल सकता था एंड ऑलरेडी लू फेंग के पास इतना मोटा अमाउंट था तो ये लू फेंग को अपना अगला शिकार बनाता है।
ये हुआंग सिटी की तरफ आगे बढ़ जाता है। जैसे ही इस ट्राइब से बाहर निकलता है, इस ट्राइब के अंदर वो जितनी भी बॉडी जमीन के ऊपर पड़ी थी वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाती है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितनी भी छोटी मोटी ट्राइब्स होती है सिटी से दूर रहती है ताकि ये अपने आप को पावरफुल लोगों से बचा पाए, लेकिन ये इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी साबित हो जाता है। जब भी कोई इटर्नल ट्रू गॉड या फिर कोई पावरफुल वॉरियर यहाँ पे आता है तो आराम से इन लोगों को चींटियों की तरफ मसल सकता है। इन्हें मारने के लिए किसी भी वजह की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें अपना गुस्सा निकालना होता है तो वो इन्हें मार देता है। अगर उन्हें इनकी बॉडी से थोड़ा बहुत एसेंस वगैरह ऑब्जर्व करना होता है तो वो इन्हें मार देता है। लोग जानते थे कि सिटी के अंदर रहना इससे ज्यादा सेफ है क्योंकि सिटी के अंदर काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट ये लोग थोड़े से गांव वाले टाइप के लोग थे जिनकी डेफिनेटली सिटीज के अंदर जाने से थोड़ी सी फटती थी। वहाँ पे थोड़ी सी चहल पहल ज्यादा भी होती, तो ये लोग थोड़ा शांति में रह के कल्टीवेट करना पसंद करते थे। यहाँ पे उन्हें ज्यादा स्टेबल लाइफ मिलती थी। बस एक बहुत बड़ा कॉन ये था कि यहाँ पे कोई अगर पावरफुल पर्सन आ जाए तो वो इनको चुटकी भर में मसल सकता था। वही सीन शिफ्ट होता है हम लोग को हुआंग सिटी देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो लू फेंग होता है वो उसके दोस्त एंट्रोपी को फोन करता है और उसे कहता है कि ब्रदर एंट्रोपी, क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है? मैं आपको फायर इलम रेस्टोरेंट के अंदर एक डिनर के लिए बुलाना चाहता हूँ। जब एंट्रोपी ये चीज सुनता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ब्रदर लू है मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, अगर बाकी के इटर्नल ट्रू गॉड्स को ये चीज पता चली तो वो जल के मर जाएंगे, बाकी के लोग तो मरे जा रहे हैं आपसे मिलने के लिए। स्टीव कहता है कि मेरे लिए डेफिनेटली सौभाग्य की बात होगी अगर आप मुझे पर्सनली बुलाते हो, आपके लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। के बाद वो कहता है मेरे से जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी फायर रिलम रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचता हूँ। जो लू फेंग होता है वो भी थोड़ा सा हंसने लग जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैं आपसे फायर रिलम रेस्टोरेंट के अंदर मिलूंगा। जिसके बाद जो लू फेंग होता है वो भी यहाँ से निकल जाता है मुरुशा और अपने दूसरे सर्वेंट मो क्यूयांग को लेके। वही जो मुरुशा होता है वो लू फेंग से कहता है कि मास्टर आप इस बंदे को इतनी ज्यादा भाव क्यों देते हो? आफ्टर ऑल ये बस एक ऑर्डिनरी सा इटर्नल ट्रू गॉड है, आप ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल हो कि बड़े बड़े लोग आपसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं, आप इस बंदे को इतना ज्यादा भाव क्यों ही देते हो? मुरुशा था उसके ओपिनियन जनरली सही थे क्योंकि आफ्टर ऑल जो मुरुशा था वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था और लू फेंग ने एक वर्ल्ड बीस्ट को अपना स्लेव बनाया था। डेफिनेटली कोई बड़ी बात नहीं है और साथ ही साथ लू फेंग के पास एक परफेक्ट डिवाइन बॉडी थी एंड जो लू फेंग था वो जीनियस के अंदर भी जीनियस था। तो एक ऑर्डिनरी ट्रू गॉड को इतना ज्यादा भाव देना ये चीज थोड़ी ज्यादा मैच नहीं करती थी उसके एटीट्यूड से फिर उसकी पर्सनैलिटी से। लू फेंग कहता है जब हम लोग दोस्त बनाते हैं तो हम लोग दिल से दोस्त बनाते हैं, हम लोग उसके अंदर ये स्ट्रेंथ एंड ये सारी चीजें नहीं देखते एंड एक अच्छा दोस्त बनाना भी इतना ज्यादा आसान नहीं होता। एंड वैसे भी ब्रदर एंट्रोपी उन्होंने मेरी तब मदद की थी जब मुझे उनकी मदद की काफी ज्यादा जरूरत थी, जब वो मेरे बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इसका मतलब वो एक अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे वेपन रिफाइनिंग की टेक्निक सिखाई, उन्होंने वो सारी चीजें मुझे बताई जो कि उनको पता थी बिना कोई चीज छुपाए, इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुरुशा ये चीज सुनता है तो वो मन ही मन सोचता है चलो ये भी ठीक है, बिकॉज उसके मास्टर को सामने वाले बंदे से कुछ सीखने के लिए मिल रहा था, वो भी विदाउट एनी मीन। वही इन लोगों का जो दूसरा सर्वेंट होता है मोयो किंगयांग वो ये सारी चीजें सुन रहा होता है लेकिन वो इनके बीच में कुछ भी नहीं बोलता। इसका जो सर्वेंट था वो कभी कभी सोचता था कि उसका जो मास्टर है वो इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन है, बट उसका ये जो सर्वेंट है लॉर्ड रूसा यानी कि मुरुशा जो कि बस एक ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल का वॉरियर है, स्टिल वो इस बंदे से इतना ज्यादा अच्छी तरीके से बात करता है, इससे कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात नहीं करता। फिर वो सोचता है कि जो उसके मास्टर है वो काफी ज्यादा अच्छे दिल के है, इसलिए वो इतना ज्यादा बोलने वाले इस लॉर्ड लोसा को टॉलरेट करता है। एट द एंड जो मो क्यूयांग था वो भी लॉर्ड लोसा को अपने मास्टर की तरह देखता था क्योंकि डेफिनेटली वो उससे काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो क्यूयांग की तरफ देखते हुए कहता है क्यूयांग मैंने सुना है हमारे जो फादर है उन्हें सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर काम मिल गया है। तभी जो क्यूयांग होता है वो कहता है कि मेरे फादर ने ऑलरेडी तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए कहा था मास्टर, मैं बस एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था ताकि मैं इस चीज के बारे में आपसे बात कर सकूं। वह हंसते हुए कहता है इसमें थैंक बोलने की क्या बात है। जिसके बाद वो जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि जो मेरे फादर है उनके कुल मिला के 3 बच्चे थे, यानी कि मेरे कुल मिला के 2 भाई है और हम 3 लोग हैं। इसके अंदर से मैं काफी ज्यादा किस्मत वाला हूँ जो मुझे मास्टर को फॉलो करने का मौका मिला। वही जो मेरे फादर है उन्होंने अपनी काफी ज्यादा कोशिश की और फाइनली काफी ज्यादा कोशिश के बाद सबसे बड़े भाई को जू क्लैन के अंदर डिसाइपल के तौर पे रख लिया और वही उसका जो सबसे छोटा वाला भाई था उसको टियांगयांग सेक्ट के अंदर रखा गया है एंड वहाँ पे उसके टेस्ट हो रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें हो रही थी लू फेंग के कारण कि जब से ये न्यूज फैली थी कि जो लू फेंग है उसने ब्लड पाइथन लीडर को मारा है के बाद बड़ी बड़ी फोर्सेस लू फेंग के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती थी एंड वो लोग कहीं ना कहीं जान चुके थे कि ये जो ब्लैक स्ट्राइप टाइगर है इसके कुछ अच्छे संबंध है लू फेंग के साथ और इसका जो बेटा है वो लू फेंग का सर्वेंट है। आफ्टर ऑल आज तक सभी लोगों ने लू फेंग के बस 2 ही सर्वेंट देखे थे जो कि डेफिनेटली एक मुरुशा था और दूसरा मो क्यूयांग। एंड मो क्यूयांग इतना पावरफुल भी नहीं था, लू फेंग ने उसे अपना सर्वेंट बनाया था। इस चीज का बस एक ही मतलब निकलता था कि लू फेंग के मे बी इसके साथ जो रिलेशनशिप हो वो थोड़े से अच्छे हो। इनडायरेक्टली जितने भी बड़े बड़े फैक्शंस थे वो उसके फादर को टारगेट करने लग गए कि उनको लगता था कि उसके फादर के थ्रू मे बी वो लू फेंग के साथ कुछ अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश
एस्टेब्लाइज कर सकता है। जू क्लैन के अंदर एक इटर्नल ट्रू गॉड ने उसका जो सबसे बड़ा भाई था उसे वहाँ पे अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। लू फेंग ये चीज सुनता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि जू क्लैन काफी ज्यादा बड़ा क्लैन है। इवन पूरे के पूरे हुआंग सिटी के अंदर शायद ही कोई क्लैन होगा जो कि जू क्लैन से लेने का पंगा ले। जूयू इटर्नल ट्रू गॉड जो था वो काफी ज्यादा पावरफुल ट्रू गॉड था। कहा जाता है कि पूरे के पूरे हुआंग सिटी के अंदर बस यही एक बंदा था जिसके अंदर इतना दम था कि जो प्रेसिडेंट मू यांग को मार सके। मतलब एक बंदा तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ लोग जो कि प्रेसिडेंट को मार सकते थे उनमें से एक बंदा ये था। ये भी लू फेंग के साथ कुछ अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लाइज करना चाहता है, इसलिए उसने उसके छोटे भाई के ऊपर फेवर करके उसे अपना डिसाइपल चूज कर लिया। के बाद जो लू फेंग होता है वो उसके थर्ड ब्रदर के बारे में और पूछता है। यानी कि बड़े भाई को तो जू क्लैन ने एक्सेप्ट कर लिया था और जो छोटा भाई है वो टियांग सेक्ट के अंदर गया था, लेकिन टियांग सेक्ट बहुत बड़ा सेक्ट है तो वो बस लू फेंग से रिलेशनशिप एस्टेब्लाइज करने के लिए किसी भी एरेगेरे को अपने क्लैन के अंदर नहीं बुला सकते। डेफिनेटली टियांग सेक्ट के अंदर जाने से पहले उसको टियांग सेक्ट की कुछ पावरफुल रिफाइनिंग टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जब वो उन सारी बेसिक टेक्निक्स को कॉम्प्रहेंड करता है तभी जाके टियांग सेक्ट उसे अपने क्लैन का मेंबर बनाएंगे। इसके बाद जो लू फेंग होता है ये सारी चीजें सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि तुम्हारे जो फादर है वो सही में काफी अच्छे है। उन्होंने अपने एक बेटे के लिए टियांग सेक्ट चूज किया और दूसरे बेटे के लिए जाओ फैमिली, डेफिनेटली दो काफी ज्यादा बड़ी फैमिलीज है। देखा जाए तो ये जो फैमिलीज थी ये 5 मेजर फैमिलीज के अंदर आती थी पूरी की पूरी सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर, ये लोकल फैमिलीज के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए अगर लार्ज स्केल के अंदर देखा जाए तो ये सारी फैमिलीज फिर भी लोकल फैमिलीज ही थी। अगर 5 किंगडम के सामने इनको देखा जाए तो स्टिल इन सारे लोकल फैमिलीज के अंदर भी जो जू फैमिली थी वो सबसे ज्यादा बड़ी मानी जाती थी। इवन डार्क फोर्सेस के अंदर भी काफी लोग इन लोगों से काफी ज्यादा डरते थे। और जो सर्वेंट किंग योंग होता है वो लू फेंग से कहता है कि हमारे फादर ने काफी ज्यादा कोशिश की थी कि हम तीनों को अच्छी जगह पे डाल सके, लेकिन वो हमेशा फेल थे। लेकिन जब से मास्टर उनकी जिंदगी में आया, यानी कि लू फेंग उनकी जिंदगी के अंदर आया, तब से उनके साथ सारी चीजें अच्छी होने लग गई है। सबसे बड़ा फॉर्चून तो उनका ये था कि लू फेंग ने मू यू किंग यांग को अपना सर्वेंट एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके कारण इन लोगों से सब लोग अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लाइज करना चाहते थे। इन्हीं सब चीजों के बाद इवन उसके फादर को भी सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर जगह मिल गई थी। जो मू किंग यांग था वो जानता था कि उसकी जो अपॉर्चुनिटी है, यानी कि जिस बात के ऊपर वो चल रहा है वो मे भी उसके भाइयों से काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो जानता था कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती, तो डेफिनेटली वो इन अपॉर्चुनिटीज को सीज करना चाहता था। वो दिन रात मेहनत कर रहा था अपनी कल्टिवेशन के अंदर ताकि वो लू फेंग के फर्स्ट टेस्ट को पास कर सके एंड हो सके तो वो लू फेंग का डिसाइपल बन सके। इसलिए वो अपना लगभग 90% टाइम कॉम्प्रहेंशन के अंदर लगा देता था। इवन जब उसे जरूरत पड़ती थी वो मोरशा की भी एडवाइस लिया करता था इन सब चीजों के अंदर। विशिंग शिफ्ट होता है हम लोग को फायर इलम रेस्टोरेंट देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो ब्लैक बचर होता है, यानी कि उस रेस्टोरेंट का मालिक, वो लू फेंग को देखते ही लू फेंग को ग्रीट करता है। लू फेंग यहाँ पे अक्सर आता जाता रहता था, इसलिए इसकी रेस्टोरेंट की भी काफी ज्यादा वैल्यू बढ़ चुकी थी। इन दिनों सही में ये ब्लैक बचर का धंधा काफी अच्छी तरीके से चल रहा था, क्योंकि लू फेंग ने ब्लड पाइथन ट्राइब को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ के खत्म कर दिया था। इसलिए इवन इसके ऊपर जो भी टैक्सेस वगैरह लगने वाले थे इसकी दुकान के ऊपर जो काफी ज्यादा थे, वो सारे के सारे टैक्सेस भी पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। इसलिए ये जो ब्लैक बचर था, यानी कि इस रेस्टोरेंट का मालिक, ये काफी ज्यादा खुश था एंड इसलिए लू फेंग को काफी ज्यादा मक्खन भी लगा रहा था। सबसे पहले वो लू फेंग को थैंक्स बोलता है, क्योंकि लू फेंग के कारण ही उसके रेस्टोरेंट की किस्मत पूरी तरीके से चमक चुकी थी एंड साथ ही साथ उनके ऊपर लगे हुए सारे के सारे टैक्सेस हट चुके थे। वो कहता है कि इवन जो दूसरे फोर्सेस, यानी कि 2 और डार्क फोर्सेस जो कि ब्लड पाइथन सोसाइटी की जगह पे आया है, उन्होंने इसके रेस्टोरेंट के ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं लगाए, बल्कि उसने बाकी के रेस्टोरेंट्स के ऊपर टैक्सेस लगाया एंड ये सब चीजें हुई बस लू फेंग के कारण। लू फेंग ये चीज सुनता है तो थोड़ा सा शॉक होता है, जिसके बाद वो इस ओनर से पूछता है कि ये 2 डार्क फोर्सेस कौन है जो कि ब्लड पाइथन सोसाइटी की टेरिटरी को ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहा है। 2 डार्क फोर्सेस के अंदर एक फोर्स के अंदर आता है क्विंगशंग टावर और दूसरा फोर्स आता है लियोजोन लीगी। जो भी हो वो सारे के सारे मेरे फायर इलम रेस्टोरेंट के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली है। ये सारी की सारी चीजें बस सुप्रीम के कारण हो रही है। लेकिन जो लू फेंग होता है वो मनी हंसते हुए कहता है एक्चुअल में ये सारे जो लोग हैं ये काफी ज्यादा चालाक है। उन लोगों को डर है कि अगर वो शायद से फायर इलम रेस्टोरेंट से कोई भी फीस वगैरह लेते हैं, मे बी लू फेंग उन लोगों के फोर्सेस को भी पूरी तरीके से वाइप आउट कर सकता है। इसलिए वो लू फेंग से अच्छे संबंध बना के रखना चाहता है। अभी पीछे से हम लोग को एंटी यांग देखने के लिए मिलता है, यानी कि एंट्रोपी। वो कहता है ब्रदर लू है, ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा स्लो, मैं ऑलरेडी यहाँ पे काफी ज्यादा पहले पहुंच चुका था, मुझे लगा था कि आप काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा फास्ट हो। जो लू फेंग होता है वो हंसते हुए कहता है अरे मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की यहाँ पे जल्दी आने की। इसके बाद जो लू फेंग और एंट्रोपी होता है ये दोनों के दोनों एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाते हैं, जो कि फायर रेस्टोरेंट की एक जगह थी। इसके बाद जो एंट्रोपी होता है वो लू फेंग से कहता है कि देखो मुझे लगता है ना कि हुआंग सिटी के अंदर काफी सारी बड़ी बड़ी फोर्सेज जो है वो ऑलरेडी तुम्हें सर्कल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम्हें इन सब चीजों से डर नहीं लगता? बिकॉज एट द एंड हुआंग सिटी काफी ज्यादा बड़ी थी एंड डेफिनेटली इसके अंदर काफी सारे स्ट्रॉन्ग पीपल है। जो काफी सारे स्ट्रॉन्ग पीपल है उनके लोगों की भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग बैकग्राउंड है। नेचुरली अगर ये लोग अपने बैकग्राउंड को बीच में लेके आते तो मे बी लू फेंग के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। काफी सारी ऐसी बड़ी बड़ी फैमिलीज है जो कि लू फेंग को अपनी फैमिली के अंदर शामिल करना चाहते हैं, कि वो लोग जानते हैं कि लू फेंग की कोई भी फैमिली नहीं है और लू फेंग पूरी तरीके से अकेला है एंड साथ ही साथ एक लेजेंड
है तो डेफिनेटली ऐसे लेजेंड को हर एक क्लैन अपने क्लैन के अंदर लेना पसंद करेगा। भाई जो लू फेंग होता है वो कहता है कि मुझे ऐसे किसी फैमिली के अंदर जाने से कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि उन्हें मेरे को अपनी फैमिली के अंदर रखने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी फीस पे करनी पड़ेगी। के बाद लू फेंग एंट्रोपी के साथ मिलकर के मस्त दारू पीता है। लू फेंग खुद अपने हाथों से एंट्रोपी को थोड़ी सी वाइन सर्व करता है। एंट्रोपी ये चीज़ देख के थोड़ा सा शॉक होता है और वो कहता है कि पूरे हुआंग सिटी के अंदर कितने ही लोग होंगे जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि खुद लॉर्ड लू है उन्हें वाइन सर्व करे। इस मोमेंट के ऊपर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग का दूसरा सर्वेंट होता है यानी कि मू क्यूंग, वो बाहर गार्ड कर रहा होता है। और वही जो मोरूशा था वो लू फेंग से थोड़ी सी दूरी के ऊपर एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा रहता है कि एक बड़े से मग के अंदर दारू पी रहा था। डेफिनेटली जो मोरूशा था उसकी यहाँ पे आइडेंटिटी बस एक वॉइड ट्रू गॉड जितनी थी, तो वो इन सब इटर्नल ट्रू गॉड्स के बीच में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता था। ट्रॉपी मोरूशा की तरफ देखता है जिसके बाद वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे काफी अच्छे रिलेशनशिप है तुम्हारे इस सर्वेंट के साथ एंड साथ ही साथ ये तुम्हारे साथ काफी ज्यादा कैजुअली रहता है। चीज सुन के लू फेंग उससे कहता है कि एक्चुअली ये मेरा तब सर्वेंट बना था जब मैं एक ट्रू गॉड था, ये तब से मुझे फॉलो कर रहा है क्योंकि ये काफी ज्यादा लंबे टाइम से मेरे साथ है, मैं इसे अपने भाई की तरह मानता हूँ। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो एंट्रोपी से कहता है कि ब्रदर मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। एंट्रोपी कहता है कि मुझसे और मदद, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ एंड ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिले। लू फेंग कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए थी, मुझे कुछ कंफ्यूजन है बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक्स के अंदर। इस बॉडी रिफाइनिंग कुछ इक्विपमेंट रिफाइनिंग की तरह थी, जहाँ पे इक्विपमेंट रिफाइनिंग की बात आती थी तो इस बंदे के पास काफी ज्यादा नॉलेज था इन सब चीजों के बारे में क्योंकि ये ट्रेजर्स बनाने में काफी अच्छा था। वो कहता है कि बॉडी रिफाइनिंग बस एक ब्रांच है इक्विपमेंट रिफाइनिंग की, अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो, मुझे भरोसा है कि मैं तुम्हारी सारी की सारी कंफ्यूजन क्लियर कर सकता हूँ। जिसके बाद एक एक करके जो लू फेंग होता है वो इससे अपनी सारी कंफ्यूजन पूछता रहता है एंड ये लू फेंग को समझाता रहता है। वो बताता है कि ये जो चॉस पावर डायग्राम होता है इसके कुल मिला के 3 बॉडी रिफाइनिंग स्टेजेस होते हैं। बॉडी रिफाइनिंग से ज्यादा मुश्किल होती है वेपन रिफाइनिंग। अगर देखा जाए तो थर्ड बॉडी रिफाइनिंग स्टेज के कंपैरिजन के अंदर ये जो सेकंड बॉडी रिफाइनिंग है ये थोड़ा सा इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है थोड़ी सी कम है। जो फर्स्ट फाउंडेशन लू फेंग ने सीखी थी एक्चुअली उसके अंदर अल्टीमेट मैन्युफैक्चरेशन के बारे में सिखाया जाता है स्ट्रेंथ के, बट वो बस एक थ्योरी है। सेकंड लेवल के अंदर लू फेंग को एक्चुअली इन सब चीजों को प्रैक्टिस करना होता है जो कि डेफिनेटली फर्स्ट लेवल के कंपैरिजन के अंदर ज्यादा हार्ड है। इसकी मदद से इवन अगर लू फेंग की डिवाइन बॉडी डिस्ट्रॉय होती भी है तो वो तुरंत रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। लू फेंग कहता है कि बॉडी रिफाइनिंग सही में इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है जितनी ज्यादा मुश्किल ये इक्विपमेंट रिफाइन है। पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि बॉडी रिफाइनिंग प्रैक्टिस करते हैं, बट काफी ज्यादा कम ही लोग हैं जो कि इक्विपमेंट रिफाइनिंग प्रैक्टिस करते हैं। इस दुनिया के अंदर बस स्ट्रेंथ ही है जो कि सबसे ज्यादा मैटर करती है। जो वेपन रिफाइनिंग है वो बस स्किलफुल लोग ही कर पाते हैं। एंड जो लू फेंग के टीचर मास्टर जाओ शेंकी थे वो भी एक वेपन रिफाइनर थे, बट स्टिल एट द एंड वो फूड किंगडम वाले लोगों के सामने मारे गए। गाइस जो वेपन रिफाइनर होता है उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट एट द एंड वो बॉडी रिफाइनर जितने पावरफुल नहीं होते। डेफिनेटली उनका जो कॉम्प्रहेंशन होता है वो उनसे ज्यादा पावरफुल होता है। यही वजह थी कि जो मास्टर जाओ शेंकी थे वो मारे गए थे। वही हमें फायर इलम रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है स्यूजी जो कि खाना पका रहा था। जो स्यूजी होता है ऑलरेडी उसकी जो स्किल्स होती है वो काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी खाना वाना पकाने के अंदर, इसके कारण उसके जो साथ वाले वेटर थे वो उसे काफी ज्यादा जलने लग गए थे। एंड ये सारे के सारे वेटर भी ब्लैक बुचर के डिसाइपल थे। ब्लैक बुचर आप लोगों को पता होगा इस रेस्टोरेंट का मालिक जो कि एक इटर्नल ट्रू गॉड है। स्टिल देखा जा सकता था कि अभी भी जो स्यूजी है वो भले ही कुछ स्पेशल डिलीशियस डिशेस को बनाना सीख गया हो, लेकिन स्टिल अभी भी काफी सारी ऐसी चीजें थी जो कि वो नहीं जानता था, इसलिए बाकी के लोग सोचते थे कि वो मे भी इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी जो स्यूजी होता है उसे अपने भाई की आवाज सुनाई देती है जो कि स्यूयुन था। स्यूयुन की आवाज सुनते ही जो स्यूजी होता है वो तुरंत भागते हुए बाहर आता है और कहता है तुम यहाँ पे कैसे। तभी जो स्यूयुन होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है एंड उसके फेस के ऊपर एक बहुत बड़ी स्माइल भी होती है। वो कहता है फाइनली मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर दिया वॉइड ट्रू गॉड रिलम के अंदर। एंड गाइस जो लोग इन लोगों के बीच में कंफ्यूज हो रहे होंगे उन लोगों को बता दूं गाइस ये 2 वही लोग हैं जिनको लू फेंग ने स्टार्टिंग के अंदर बचाया था, मतलब ये उसी ट्राइब के लोग हैं। शुयुन डाओरोंकी का गार्ड था। लास्ट टाइम जो डाओरोंकी थी उसने शुयुन को लगभग 100 चॉस क्रिस्टल दिए थे। इसकी मदद से फाइनली वो अपने लिए एक मेथड खरीद पाया था और उस मेथड को प्रैक्टिस करके फाइनली वो एक वॉइड ट्रू गॉड रिलम के ऊपर पहुंच चुका था। ये चीज सुनने के बाद जो स्यूजी होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसका जो भाई है फाइनली उसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। वो कहता है कि ये सारी की सारी चीजें मिस डाओरोंकी के कारण हुई है, अगर उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो शायद ही मैं उस मेथड को खरीद पाता। डेफिनेटली जो स्यूयुन और स्यूजी थी ये दोनों के दोनों मोस्ट टैलेंटेड पर्सन थे इनके ट्राइब के अंदर। स्टिल जो स्यूजी था वो अगर देखा जाए तो स्यूयुन के कंपैरिजन के अंदर थोड़ा सा कम टैलेंटेड था, यानी कि ये कम टैलेंटेड नहीं था लेकिन इसे सेफ रास्ते ज्यादा पसंद थे एंड इसलिए ये रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर वेटर बन के बैठा था एंड धीरे धीरे करके अपना कल्टिवेशन करता था। एंड इवन ये सारी जो डिशेज होती है इनको बनाना भी एक तरीके का कल्टिवेशन ही होता है, क्योंकि एक स्लो कल्टिवेशन मेथड आप समझ सकते हो और इस तरीके से रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट करके अपने ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो स्यूयुन था वो एक गार्ड था जिसके अंदर उसे हर रोज जिंदगी और मौत से खेलना पड़ता था।
तो डेफिनेटली इसका जो कॉम्प्रहेंशन है वो सियोनजू के कंपैरिजन के अंदर थोड़ा सा फास्ट होगा, बट इसके पास रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। शिवयुन कहता है भाई मेरे जो रिसोर्सेज है वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, तो फिलहाल के लिए तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अभी मैं एक वॉइड ट्रू गॉड हूँ एंड मैं जल्दी किसी पावरफुल फोर्स को ज्वाइन कर लूंगा जिसके अंदर मैं एक मिडिल लेवल का लीडर तो बन ही जाऊंगा। इसके बाद मैं जल्दी तुम्हें भी वहाँ पे रिक्रूट करवा दूंगा, तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स अरेंज करवाने की कोशिश करूंगा। ये जो सीओजी होता है वो स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा ये जो फायर एलम रेस्टोरेंट का बिजनेस है काफी अच्छा खासा चल रहा है एंड साथ ही साथ जो मास्टर है वो भी मुझे काफी ज्यादा प्रेज करता है। जो सियोन था वो ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि जो सियोजी है वो काफी ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन स्टिल उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हो पाते कि वो अपने लिए रिसोर्सेज खरीद सके। इसलिए वो स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं हुआंग सिटी के अंदर अपने पाव गड़ा लूं उसके बाद देखो मैं तुम्हें भी अपने साथ आगे लेके जाऊंगा, हम दोनों मिलकर काफी ज्यादा पावरफुल बनेंगे। सियोन जो था वो हमेशा से एक गार्ड था, तो उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो कभी ना कभी मर जाएगा। फाइनली अभी उसने कुछ रिसोर्सेज के थ्रू अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है एंड एक बार जैसे वो किसी हाई लेवल की टीम को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी जिंदगी और ज्यादा सेफ हो जाएगी और वो सीयूजी की भी मदद कर पाएगा। लेकिन तभी ब्लैक बचर पीछे से आ जाता है जो कि इस रेस्टोरेंट का मालिक था। वो सीयूजी से कहता है देखो सीयूजी तुम्हारा जो भाई है वो सही कह रहा है, तुम इस रेस्टोरेंट के अंदर एक वेटर बन के ज्यादा टाइम तक ज्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं कर सकते। वन थॉट मैं भी काफी सारी सेंचुरीज से ये बिजनेस रन कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी अपने लिए इनफ रिसोर्सेज नहीं इकट्ठा कर पाता। मे बी अगर तुम अपने भाई का पाथ फॉलो करते हो तो तुम्हारा जो भविष्य है वो ज्यादा ब्राइट रहेगा। भाई जो सीयूजी होता है वो मुंडे हिलाते हुए कहता है कि मास्टर जब हम लोग ट्राइब के अंदर दोनों एक साथ रहते थे तो जो सियोन था उसे हमेशा बाहर जाके उन एनिमल्स को मारना अच्छा लगता था, उसे हमेशा से एडवेंचर्स अच्छे लगते थे एंड वो हमेशा सक्सीड होता था। बट उसके पाथ के अंदर और मेरे पाथ के अंदर बस एक ही फ़र्क है कि उसे बस एक ही बार फेल होना है एंड अगर वो एक बार फेल होता है तो वो मारा जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट मेरे पाथ के अंदर भले ही थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मेरा जो पाथ है वो थोड़ा सा सेफ है। हम दोनों के जो काम करने के तरीके है वो थोड़े से अलग है। मैं फायर रिलम रेस्टोरेंट के अंदर ही शांति से बैठ के अपना कल्टीवेशन करने की कोशिश करूंगा, भले ही मुझे थोड़ा सा टाइम ही क्यों ना लग जाए। ब्लैक बचर स्माइल करते हुए कहता है कि सिंस अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें अच्छे से पालूंगा इस रेस्टोरेंट के अंदर एंड मुझसे जितना हो सके मैं उतनी तुम्हारी मदद करूंगा। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो सियोन होता है वो भी यहाँ से चला जाता है। सियोन के जाने के बाद यहाँ पे और भी रेस्टोरेंट के बाकी के वेटर्स आते हैं। वो सीयू जी के पास जाते हुए कहता है अरे हमने सुना है कि तुम्हारा जो भाई है वो ऑलरेडी ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, ये तो सही में काफी ज्यादा अच्छी बात है और जल्दी वो हुआंग सिटी के अंदर किसी पावरफुल फोर्स को ज्वाइन कर लेगा। इस तरीके से वो जल्दी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो मैं भी एक ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के ऊपर हूँ, लेकिन स्टिल इतनी सारी सेंचुरीज बीत गई लेकिन उसके बाद भी मैं 8 लेवल के ऊपर ही हूँ ट्रू गॉड के। तुम्हारा भाई बस एक ही सेंचुरी के अंदर अपना ब्रेक थ्रू कर गया और अभी एक ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, वो सही में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वही जो सीयूजी होता है वो कहता है कि जो मेरा भाई है वो मुझसे और तुमसे हम दोनों से काफी ज्यादा गुना टैलेंटेड है, डेफिनेटली उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। वही दूसरी तरफ हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग सेफ रास्ते को अपना रहे हैं एंड साथ ही साथ हमें टाइम के साथ धीरे धीरे और फॉर्मली आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग को लू फेंग और एंट्रोपी देखने के लिए मिलता है। ये दोनों के दोनों साथ में बैठ के दारू पी रहे थे, लेकिन वही उन लोगों की नजर सियो और सियोजान के ऊपर चली गई थी। लू फेंग था वो काफी ज्यादा खुश था कि जो सियोजान है वो एक ही सेंचुरी के अंदर उसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, वो डेफिनेटली काफी ज्यादा टैलेंटेड है अपने ट्राइब के अंदर। वही दूसरी तरफ उसका जो दूसरा भाई है सीओजी वो भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, बस बात इतनी कि वो एक सेफ रास्ता चूज करना चाहता है एंड वो ब्लैक बचर के साथ मिलकर कुकिंग स्किल सीख रहा है एंड रिफाइनिंग टूल्स और मेडिसिन के थ्रू जब वो डिलीशियस डिशेज बनाता है तो डेफिनेटली उसका जो कॉम्प्रहेंशन है वो उसके थ्रू अपनी सोल को कॉम्प्रहेंड करता है। एंट्रोपी कहता है कि ये दोनों के दोनों भाई काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वही जो लू फेंग होता है स्माइल करते हुए कहता है कि पूरे हुआंग सिटी के अंदर कितने सारे ट्रू गॉड्स होंगे और उसके अंदर से कितने लोग टैलेंटेड होंगे, लेकिन तुम कितने ही लोगों को एडमायर कर सकते हो। लू फेंग का बस कहने का एक ही मतलब था कि अगर आप 100-200 लोगों के अंदर कोई एक टैलेंटेड पर्सन ढूंढने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा वो बंदा। बट वही आप 2-4 हज़ार या फिर लाख या फिर करोड़ों लोगों के बीच में कोई एक टैलेंटेड पर्सन चुनने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सीओजी और सियोन ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा टैलेंटेड थे, बट स्टिल हुआंग सिटी के अंदर टैलेंटेड ट्रू गॉड्स की कमी नहीं थी, तो उन्हें डेफिनेटली अपने ऊपर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो अलग से निखर के बाहर आए। जो एंट्रोपी होता है वो लू फेंग से कहता है, लेकिन वही दूसरी तरफ मुझे वो सीओजी भी थोड़ा बहुत ठीक लगता है क्योंकि वो अपना कल्टीवेशन काफी ज्यादा फर्मली कर रहा है। कल्टीवेशन के अंदर ज्यादा ग्रीड होना भी सही नहीं होता। सियोन भले ही तेजी से आगे बढ़ रहा है लेकिन वो कब तक जिंदा रह पाएगा। लू फेंग कहता है कि ज्यादा कंफर्टेबल जोन के अंदर भी एक बंदा ज्यादा टाइम तक नहीं बढ़ सकता, बात नहीं। जिसके बाद लू फेंग कहता है कि ब्रदर एंट्रोपी मैं एक सेक्लूजन के अंदर जा रहा हूँ जिसके बाद मैं लंबे टाइम तक बाहर नहीं आने वाला। अगर आपके पास कोई भी अर्जेंट मेथड हो तो आप लूसा से कांटेक्ट कर सकते हो, यानी कि मोरोशा से।
एक बार जब लू फेंग सेक्लूजन के अंदर चला जाएगा तो वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से पूरी तरीके से अलग हो जाएगा, लेकिन क्योंकि जो मोरुशा है वो उसका सोल स्लेव है तो वो टेलीपैथी के थ्रू लू फेंग को मैसेजेस भेज सकता है। एंट्रोपी कहता है कि मैं तुमसे डेफिनेटली कांटेक्ट करूंगा अगर कोई भी चीज अर्जेंट होती है तो। इसके बाद ये दोनों के दोनों फायर इलम रेस्टोरेंट के बाहर चले जाते हैं एंड जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी जो ब्लैक बचर होता है वो भी आ जाता है और इनको अच्छा खासा गुड बाय कहता है, क्योंकि लू फेंग के कारण उसकी जो रेस्टोरेंट की वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इवन थॉट उनके ऊपर जितने भी टैक्सेस थे वो सारे के सारे हट चुके थे एंड अभी काफी सारे लोग इनके रेस्टोरेंट के अंदर आना स्टार्ट कर चुके थे। जो लू फेंग होता है वो मोरुशा और मोंग क्योंग को लेते हुए अपने घर की तरफ जाता है एंड जाते जाते वो बस यही सोच रहा था कि जब उसने फर्स्ट टाइम अपनी बॉडी को रिफाइन किया था तो उसे लगभग 1 लाख कॉस्मिक सैंड के करीब लगी थी, बट जब अभी वो सेकेंड टाइम अपनी बॉडी को रिफाइन कर रहा है तो उसे लगभग 6,50,000 कॉस्मिक सैंड के आसपास का ट्रेजर लगेगा। एंड अगर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कैलकुलेट करता है तो उसे लगभग 7 लाख कॉस्मिक सैंड के आसपास तो पड़ ही जाएगा। इसलिए जो लू फेंग होता है वो तुरंत यांगफेंग गिल्ड की तरफ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि सारा का सारा जो रिसोर्सेज वगैरह जो भी उसे लगने वाली थी वो उसे यांगफेंग गिल्ड से ही मिल सकती थी। एंड यांगफेंग गिल्ड से भी 7 लाख कॉस्मिक सैंड का ट्रेजर लेना एक बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। इसी टाइम के अंदर लू फेंग यांगफेंग गिल्ड के अंदर पहुंच जाता है और वो सारा का सारा रिसोर्स खरीद भी लेता है। भैया का जो डेप्यूटी चीफ होता है वो पर्सनली लू फेंग से आके कहता है, ब्रदर लू है, अगर आपको फ्यूचर के अंदर इसी तरीके के बड़े ऑर्डर चाहिए होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इन सब चीजों को ऑर्डर दे दिया करो। बस भले ही यांगफेंग गिल्ड काफी ज्यादा बड़ा हो और काफी ज्यादा फैला हुआ हो, लेकिन जो हुआंग सिटी के अंदर इनका जो हेडक्वार्टर है उसकी भी एक लिमिटेड रिसोर्सेस ही है एंड जब इन्हें जरूरत पड़ती है तो ये लोग अपने बाकी के हेडक्वार्टर से रिसोर्सेस को मंगा लेते हैं। लू फेंग समझ सकता था कि आफ्टर ऑल हुआंग सिटी इतना भी ज्यादा बड़ा सिटी नहीं है पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर, तो पूरे हुआंग सिटी के अंदर भी कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज ये लोग अपने स्टॉक के अंदर रखते हैं एंड जब इन्हें नीड पड़ती है तो उसके हिसाब से ये लोग और मंगा लेते हैं। इस वक्त तक जो लू फेंग था वो ऑलरेडी 7 लाख कॉस्मिक सैंड का जो मटेरियल था वो खरीद चुका था इस बारी एंड अगली बारी के लिए जब उसको अपनी डिवाइन बॉडी रिफाइन करनी पड़ेगी तो उसे पता नहीं और कितनी ज्यादा कॉस्मिक सैंड की नीड पड़ने वाली थी। सो वो सोचता तो है कि वो पहले से इन सब चीजों को मंगा ले, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है, वो काफी ज्यादा गरीब है अभी, इसलिए लू फेंग ना चाहते हुए भी इस चीज के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि मैं फ्यूचर के अंदर जरूर इस चीज के बारे में सोचूंगा। जिसके बाद वो मोरुशा और अपने दूसरे सर्वेंट को लेके यहाँ से चला जाता है। टाइम के अंदर जो लू फेंग होता है वो अपनी फ्लाइंग बोट के अंदर अपनी केव के अंदर एंटर कर जाता है, जिसके बाद वो क्योंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं अभी सक्लूजन के अंदर जा रहा हूँ लंबे टाइम के लिए, तो तुम्हें बाहर रह के कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी और तुम्हें हमेशा से अपने मास्टर की बात सुननी है, यानी कि मोरुशा की बात सुननी है। वही लू फेंग मोरुशा से कहता है कि मोरुशा तुम्हें यहाँ पे बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं अपनी सक्लूजन के अंदर गया था तो मुझे लगभग 1 सेंचुरी से ज्यादा का टाइम लग गया था। सो तुम बाहर जाके अपने मजे कर सकते हो, बट प्लीज कोई भी प्रॉब्लम मत कॉज कर दे। जब तक तुम कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करते तब तक तुम पूरे हुआंग सिटी के अंदर जितना चाहे उतना भटक सकते हो। वही जो मु क्योंग होता है वो मोरुशा की तरफ देखता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि चलो मैं अभी यहाँ से जाता हूँ, क्योंकि मु क्योंग अपने दिन का 90% टाइम अपने कल्टीवेशन के अंदर लगाता था। एक दूसरी तरफ जो मोरुशा है उसे कल्टीवेशन वगैरह करने की कोई नीड ही नहीं है, उसे बस खाना है, जितना ज्यादा हो सके उसे उतने ज्यादा लोगों को कंज्यूम करना है एंड टाइम के साथ वो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल होता रहेगा। मोरुशा और उसका सर्वेंट कुछ टाइम के लिए केव के बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। इस वक्त लू फेंग बस अकेला होता है पूरे के पूरे एंटायर केव के अंदर एंड लू फेंग सारी की सारी फॉर्मेशंस को भी टर्न ऑन कर देता है। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से वक्त बीतता रहता है और लगभग 500 दिनों से ज्यादा का टाइम हो चुका था जो लू फेंग था वो अपनी सक्लूजन के अंदर था। हम लोग को वो ग्रे रॉक पर्सन देखने के लिए मिलता है कि हम लोग को लास्ट के चैप्टर्स के अंदर देखने के लिए मिला था, जिसने एक ही अपने वार के अंदर पूरी की पूरी एक ट्राइब को खत्म कर दिया था और लाखों करोड़ों ट्रू गॉड्स को मार दिया था। ये बंदा यहाँ पे लू फेंग के लिए आया था कि उसे न्यूज मिली थी कि हुआंग सिटी के अंदर कोई पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड है जो कि काफी ज्यादा अमीर है। लू फेंग जैसे बंदे को मार के इसे काफी ज्यादा फायदा हो सकता था, क्योंकि ये जो बंदा था ये एक एक्सपर्ट लेवल का असिस्टेंट था, इसलिए ये पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर मस्त मजे से घूम रहा था एंड पूरी की पूरे हुआंग सिटी के अंदर जितने भी सर्विलेंस कैमरा और जो कुछ भी लगे हुए थे उनमें से कोई भी इस बंदे को डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये जो बंदा था ये अपने आप को छुपाने में काफी ज्यादा माहिर था। इवन मैं आपको बता दूं कि ये जो बंदा है ये इतना ज्यादा संकी किस्म का इंसान है कि इसने बड़ी बड़ी फैमिलीज के जो बड़े बड़े अमीरजादे होते हैं उनको भी मारा हुआ है। उनको मारने का बस एक ही रीजन था कि एक तो इसको मजा करना होता था या फिर वो उनको पैसों के लिए मार देता था। इस बंदे का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ये बस एक असिस्टेंट है। ये बड़े बड़े सुपर पावर से अकेला ही भिड़ जाता है। ये लू फेंग जैसा पब्लिकली नहीं भिड़ता, लेकिन ये उनके लोगों को मार के आ जाता है, जिसके बाद बड़े बड़े जो सुपर पावर्स होती है वो इसके पीछे लग जाती है। बट क्योंकि ये बंदा अपने आप को छुपाने में काफी ज्यादा माहिर है इसलिए ये हमेशा से बच जाता है। जो बंदा होता है ये आसमान के अंदर काफी ज्यादा शांति से उड़ रहा होता है। तभी हम लोग को एक फ्लाइंग शिप देखने के लिए मिलती है जो कि काफी ज्यादा अजीब तरीके से चल रही थी, टेढ़ी मेढ़ी। फ्लाइंग शिप के अंदर का नजारा देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हम लोग को काफी सारे ऑर्डिनरी ट्रू गॉड्स देखने के लिए मिल सकते थे जो कि इस फ्लाइंग सीक्रेट ट्रेजर को कंट्रोल कर रहे थे। इसी के अंदर कुछ वॉइड ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स भी थे जो कि मस्त बैठ के दारू वारू पी रहे थे।
एंड इनके आसपास कुछ हम लोग को लड़कियां वड़कियां भी देखने के लिए मिल सकती थी। ये हुआंग सिटी के कुछ बड़ी फैमिलीज के अमीर जाते थे जो कि मजे से पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर घूमते थे। तो हुआंग सिटी के अंदर किसी भी बंदे को मारना पूरी तरीके से इलीगल है, बट चलिए जो लोग हैं काफी ज्यादा मजे से और काफी ज्यादा पागलों की तरह अपनी शिप को चला रहे थे, इसके कारण वो आसपास काफी सारे ट्रू गॉड लेवल की शिप्स को टक्कर मार देते हैं। एंड डेफिनेटली गाइस ये क्योंकि अमीर ज्यादा है, तो अगर इन्हें हुआंग लेजेंड या फिर हुआंग गार्ड पकड़ भी लेते हैं तो क्योंकि ये अमीर ज्यादा है, ये कुछ पैसे दे के आराम से छूट जाएंगे अपने इस रैकलेस बिहेवियर के लिए। बट स्टिल इन लोगों का पकड़ा जाना भी थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि सिटी लॉर्ड मैनेजर इतनी जल्दी इन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला। बट स्टिल अगर ये अंधाधुंध ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स को मारते हैं खुलेआम, डेफिनेटली उस सिचुएशन के अंदर जो सिटी लॉर्ड मैंशन है वो इन लोगों के ऊपर अच्छी खासी कार्रवाई कर सकता है। बट स्टिल एज लॉन्ग एज इन लोगों के पास पैसा है, ये छोटा मोटा कंपनसेशन पे करके आराम से छूट जाएंगे। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो शिप होती है ये इस ग्रे रॉब वाले पर्सन से जाके टकराने वाली होती है, लेकिन ये बंदा लगभग बच ही जाता है। उसके बाद ये जो शिप होती है ये एक केव से जाके टकरा जाती है, लेकिन उस केव को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो पूरी तरीके से फॉर्मेशन से कवर थी। पता है कि ये जो ग्रे रॉब वाला पर्सन है कितना ज्यादा सनकी किस्म का इंसान है, किसी को भी मारने के लिए कोई भी रीजन नहीं चाहिए, बस अगर इसे गुस्सा आ जाए किसी पे या फिर इसका मन कर जाए तो ये किसी को भी मार देता है। इसे किसी की भी बैकग्राउंड की झाट फर्क नहीं पड़ती। लास्ट टाइम उसने शी किंगडम के कुछ अमीरजादों को मार दिया था, जिसके कारण पूरे के पूरे शी किंगडम के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स है वो इसके पीछे पड़ गए थे, जिसके कारण इसे कुछ टाइम तक इधर से उधर भागना पड़ा। स्टिल गाइस ये सारी की सारी चीजें किसी इंसान की फितरत नहीं बदल सकती, और इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था इन लोगों के ऊपर। वो इन लोगों की तरफ आता है और उन लोगों की तरफ देखता भी नहीं है और इन सभी लोगों को एक ही सेकंड के अंदर खत्म कर देता है। टाइम के अंदर इस इंसिडेंट की न्यूज फैलने लग जाती है और हुआंग गार्ड जहाँ पे आ चुके थे, जब हुआंग गार्ड देखते हैं कि ये सारे के सारे अमीर ज़्यादा है, ये कैसे मारे गए, तो वो लोग थोड़े से शॉक होते हैं कि ये सारे के सारे जो अमीर ज़्यादा थे इनके पैसे इनके ट्रेजर वो उसी तरीके से वहाँ पे पड़े हुए थे और उनको किसी ने लूटा भी नहीं था। इनको उस ग्रे रॉ वाले पर्सन ने इसलिए नहीं लूटा था क्योंकि आफ्टर ऑल ये लोग बस ट्रू गॉड और ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के ऊपर थे। लोगों को लूटने के बाद भी उसे क्या ही मिलेगा, चिल्लर विल्लर। तो वो बस इन लोगों को मार के इग्नोर करके वे चले जाता है। फिर वहाँ पे हम लोग को एक फिगर देखने के लिए मिलता है जो कि एक ब्लैक स्केल बीस्ट के ऊपर बैठ के हुआ आया था और इसकी पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड भी थी। ये जो बंदा था इसका नाम था गाओ वाउशी और ये कमांडर मू लीजाओ का फेवरेट डिसाइपल था। गाओ वाउशी को आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, पहले वो एक वाइट ट्रू गॉड था, लेकिन फाइनली अभी उसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, वो अभी एक इटर्नल ट्रू गॉड बन चुका है। यहाँ पे आते ही कहता है कि मुझे न्यूज मिली कि 6 मेंबर जो कि बड़े क्लैन से थे, जिसके अंदर चुमिंग रॉयल फैमिली जैसी बड़ी फैमिलीज के जो बच्चे थे वो भी इन्वॉल्व थे। आखिर इन्हें इस तरीके से कौन मार सकता है। कमांडर यहाँ पे थोड़ी सी इंस्पेक्शन करता है तो उसे यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलता। समझ जाता है कि इतना शांति से उन्हें बस कोई इटर्नल ट्रू गॉड ही मार सकता है। साथ ही साथ इन लोगों के सारे ट्रेजर्स भी यहीं पे पड़े हुए थे, तो वो इस चीज से भी कंफर्म कर लेता है कि जरूर ये एक इटर्नली ट्रू गॉड है, क्योंकि एक इटर्नल ट्रू गॉड ही हो सकता है जिनको इसके झाड़ भर के ट्रेजर से कोई फर्क ना पड़े। जब ये बंदा गाओ वाउशी जब एक इटर्नल ट्रू गॉड बनता है तो उसे काफी सारी चीजों के बारे में एक्सपीरियंस होता है। उसे पता चलता है कि इटर्नल ट्रू गॉड को अपने आप को पैम्पर्ड करने के लिए या फिर अपने लिए रिसोर्सेज कंप्लीट करने के लिए काफी सारी क्रिस्टल कॉइन्स की जरूरत पड़ती है। जैसे ही एक इटर्नल ट्रू गॉड बना था, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड था, इसलिए इसे हुआंग गार्ड्स के टीम के अंदर शामिल कर लिया गया था। और हुआंग गार्ड्स के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कुल मिला के बस 10 ही कमांडर्स है एंड इसे 10वां कमांडर बनाया गया था। एंड साथ ही इसे 3 स्वॉर्ड स्काई स्प्लिटिंग बीस्ट जैसा एक सीक्रेट ट्रेजर भी दिया गया था कि हुआंग लीजन के 10 मैकेनिकल सुप्रीम ट्रेजर्स में से एक है। मैं आपको बता दूं कि ये हुआंग लीजन का ट्रेजर है, इसका मतलब इसको चलाने वाला कोई एक बंदा नहीं होता, इसको चलाने वाले और भी मिलियंस ऑफ ट्रू गॉड्स होते हैं। बट जो गाओ वाउशी था वो बस इन लोगों का कमांडर था। इस ट्रेजर की मदद से आराम से कोई भी जो बंदा है वो वॉइड और चॉइस को कंट्रोल कर सकता है एंड लगभग चॉइस लेवल की वॉरियर जितनी स्ट्रेंथ को जनरेट कर सकता है। गाओ वाउशी काफी ज्यादा टैलेंटेड था और जैसे वो एक इटर्नल ट्रू गॉड बना था उसे हुआंग लीजन के गार्ड के टीम्स के अंदर शामिल कर लिया गया था। ये चीज देख के बाकी सारे जो 10 इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं, मैंने आप लोगों को जैसे ही बताया कि 10 ही इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं हुआंग गार्ड के अंदर, तो उन लोगों को काफी ज्यादा जेलसी सी फील होती है गाओ वाउशी के लिए कि उन्हें हुआंग लीजन के गार्ड्स के अंदर शामिल होने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। वही जो गाओ वाउशी था उसे आसानी से यहाँ का एक कमांडर बना दिया गया था कि वो पोजीशन दी गई थी जिनके ऊपर इनको आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। सो गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा एंड इसके बाद प्रीमियम एपिसोड भी ऑलरेडी रेडी है, तो जिनको प्रीमियम एपिसोड लेना होगा वो डीएम कर देना स्क्रीनशॉट के साथ। एंड इंडिया के जितने भी लोग हैं मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि बस फैन पे के ऊपर पे करो। जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखी थी वो मैंने बाहर वालों के लिए दे के रखी थी, लेकिन स्टिल उसके अंदर भी अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो जो लोग नेपाल से है वो लोग मुझे डीएम कर देना, मैं उन्हें पर्सनल अपना फ़ोन पे का क्यूआर भेज दूंगा। फ़ोन पे के ऊपर इंटरनेशनल गेटवे होता है तो मे बी उससे पेमेंट रिसीव हो जाए। एंड अगर इसके बाद भी नहीं होता तो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान जितने भी लोग हैं वो सबके सब मेरे को 10, 15, 20 जो भी तुम लोगों का सुपर थैंक्स बनता है कुछ भी भेज देना एंड एक बार एक स्क्रीनशॉट भेज देना। एंड सुपर थैंक्स बस बाहर के लोग भेजना, इंडिया वाले मुझे क्यूआर पे करना, वो भी फैन पे के ऊपर। सो चलो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आगे जाके जो नोवेल है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है।
इवन इसके अगले चैप्टर के अंदर लो फैंग की काफ़ी ज़्यादा एक तगड़े लेवल की फ़ाइट देखने के लिए मिलेगी हम लोगों को। एंड गाइज वो जो फाइट है वो लिटरली मेरे को अभी तक की सबसे ज़्यादा बेस्ट फाइट लगी है पूरे के पूरे सोलो स्टार के अंदर। मेरा मतलब है यानी कि जो अभी अभी नया नया ये जो स्टार्ट हुआ है ओरिजिन कॉन्टिनेंट वाला, इस वाले इसके अंदर की सबसे बेस्ट फाइट हुई है। इसके अंदर लू फैंग को अपनी औकात से बाहर वाला ओपोनेंट मिला है। सो कल वाला एपिसोड सही में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। इवन उस एपिसोड के अंदर आप लोगों को मोरोशा की भी पावर पता चलेगी, बिकॉज फर्स्ट टाइम हम लोगों को मोरोशा थोड़ा बहुत एक्शन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अरे यार माफ़ करना, थोड़े से स्पॉइलर दे दिए मैंने। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। सो स्वागत है गाइज आपका आज के एपिसोड के अंदर।